हे एवरीवन, एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी का अध्याय 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। यानी कि मानवीय जो पर्यावरण है उसमें बस्तियों को, परिवहन को और संचार के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बस्तियों से। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, ये हैंड रिटन नोट्स है और 12वीं तक है, तो आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको उसका डिटेल मिल जाएगा कि आपको नोट्स कैसे लेना है। सबसे पहले बस्तियों के बारे में है। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग जब एक ऐसे जगह पे घर बनाते हैं जो एक क्षेत्र में विकसित होता है लोगों का घर, उनको बस्ती कहा जाता है। उसके बाद कहा गया है कि वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पे भवन और बस्तियां जो है विकसित होती हैं उसे कहते हैं बसाव स्थान। बसाव स्थान यानी कि लोगों का बसना। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, यानी कि आपको कहीं बसना है तो आपके लिए प्राकृतिक दशाएं कैसी होनी चाहिए जहाँ पे आप अच्छे से वहाँ निवास कर सकें। जब भी हम लोग ज़मीन खरीदते हैं, हम देखते हैं क्यों खरीदा जाता है ज़मीन, कहीं पे किसी शहर में या कहीं पे, वहाँ हम यही देखते हैं कि सबसे पहले कि वो किस हिस्से में है, भारत के किस हिस्से में है, और वहाँ का जो जलवायु है वो कैसा है, अनुकूल है या प्रतिकूल है। उसके बाद जल की उपलब्धता कैसी है। तो ये जो है आदर्श अवस्थाएं, आदर्श चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जहाँ आप बसने जा रहे हैं। पहला कि अनुकूल जलवायु होनी चाहिए जो आपके अनुकूल है, जिसमें आप सर्वाइव कर सकें। दूसरा है जल की उपलब्धता। जल ज़रूरी है, इसलिए जल वहाँ आपको मिल सके, ये चीज़ होनी चाहिए। और उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे उत्पादन कर सकें अनाजों का या फिर सब्जियों का। उसके बाद देखिए बस्तियों के बारे में बताया गया है कि बस्तियां जो है अस्थाई या अस्थाई हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के बाद, कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थाई बस्तियां कहते हैं। तो बस्तियां जो है अस्थाई भी हो सकती हैं, अस्थाई भी हो सकती हैं। अस्थाई जैसे हमने अपना घर बनवाया है, हमें कहीं जाने का प्लान नहीं है हमारा, तो हम वहाँ पे अस्थाई हैं। और बस्तियां जो हैं अस्थाई भी हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे चारागाह जनजातीय जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, तो वो अपनी अस्थाई बस्तियां बसाते हैं। तो इस तरह से बस्तियां दो तरह की यहाँ पे बताई गई हैं। फिर आगे बस्तियों को दो तरह से और बताई गई हैं, जैसे ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। तो ग्रामीण, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो समझ रहे होंगे, और जो शहर से होंगे वो भी समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मैंने नोट्स तैयार कर दिया है यहाँ पे। इसी को अगर हम बुक से आपको पढ़ाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि अगर ये 10 से 12 मिनट में हो रहा है तो वहाँ बुक से पढ़ाने में कम से कम आपको आधा घंटा लगता है, क्योंकि बुक में हम हर चीज़ को वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं और हम वहाँ पे स्किप भी नहीं कर सकते, ताकि आपको लगेगा कि बहुत चीज़ें छूट रही हैं। लेकिन सब मिला के जो बुक पढ़ने के बाद आउटपुट आता है वो इतना ही आता है। और बुक जो है, अगर हम एक एक चीज़ों को उसमें से लिखेंगे तो हम फिर एक दूसरा बुक तैयार कर लेंगे। हमको नोट्स बनाना है अपने रिवीजन के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत कम समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों के बारे में दिया गया है कि कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी व पशुपालन संबंधी जो कार्य हैं ये ग्रामीण बस्तियों में होती है। शहरी बस्तियों जैसे उद्योग, नौकरी, विनिर्माण, व्यापार संबंधी जो कार्य होते हैं ये ज़्यादातर शहरी बस्तियों में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण बस्ती के बारे में बताया गया है कि ग्रामीण बस्ती जो है वो सघन या परिकीर्ण हो सकती है। सघन यानी कि लोग पास पास बसे हों, प्रकीर्ण यानी कि लोगों का बसाव जो है वो दूर दूर हो। तो दोनों तरीके से हो सकती है। प्रकीर्ण में क्या होता है कि ये बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल व अति विषम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं थोड़ी सी जगह समतल मिलती है तो वहाँ लोग बस जाते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोग नहीं बस सकते, तो इसलिए बस्तियाँ जो जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा समतल भाग होता है, घाटी टाइप का, वहीं पे लोग आपको मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। तो वो एकदम प्रकीर्ण बस्ती होती है। प्रकीर्ण बस्ती का मतलब है कि जहाँ लोग दूर दूर बसे हुए हों। उसके बाद घने जंगल है। घने जंगलों में रहना सबके बस की बात नहीं है। जो वहाँ रहना चाहते हैं, जो वहाँ एकदम उनके लिए वो चीज़ अनुकूल है, वो वहाँ जाके रह सकते हैं। उसके बाद है अति विषम जलवायु, यानी कि जलवायु जो है आपके अनुकूल ना हो, आपके प्रतिकूल हो।
तो वहाँ पे भी बसना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए वहाँ पे सघन बस्ती नहीं होती है, प्रकीर्ण बस्ती होती है। इसमें घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, बहुत दूर दूर के क्षेत्र में जो है घर फैले होते हैं, बिल्कुल नज़दीक नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा के समय अत्यधिक जल जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टील पर घर बनाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में, अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में जल जमाव हो रहा है, तो जल जमाव में हम घर नहीं बना सकते। तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर ये जल है, यहाँ पे जल जमा हुआ है, ये जल जमा है, तो इसमें जो घर बनेगा इस जल पे नहीं बनेगा, बल्कि एक स्टिल्ट पे, यानी कि एक मान लीजिए ये खंभा है, ये खंभा है, या फिर कहा जाता है गांव में जो घर बनता है, अब सबके घर में पिलर लग रहा है नीचे, तो एक पिलर समझिए, उसी को स्टिल्ट भी कहते हैं। इस पिलर पे अब यहाँ पे जो है ये ऐसे घर बनाए जाएंगे, ऐसे देखिए ये घर, यहाँ जल जमाव है तो यहाँ पे एक स्टील्ट आ गया जो इसके लिए खंभा का काम करता है, इसका सपोर्ट है, और यहाँ पे ये घर बनता है। तो ऊंचे प्लेटफॉर्म, यानी कि जहाँ मान लीजिए, या फिर एक तो ये तरीका है इस जल जमाव क्षेत्र में घर बनाने का, या फिर मान लीजिए ये जल जमाव है लेकिन यहाँ इसके बगल में ये भूमि जो है ये यहाँ पे थोड़ी सी ऊंची है, तो यहाँ पे जल जमाव नहीं है, तो ये ऊंचा प्लेटफॉर्म इसको कहेंगे, तो यहाँ पे घर बन सकता है। तो या तो यहाँ पे घर बनेगा, या फिर अगर यहाँ पे बनाना हो तो यहाँ पे ये स्टील्ट यानी कि एक खंभा लगा के ये जो है घर बनाए जाते हैं। उसके बाद है गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिसके छतें फूस की होती है, और इसमें जो सामग्री लगती है वो है पत्थर, पंख यानी कि कीचड़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, तृण, बांस आदि। तृण होता है घास फूस। तो ये सभी जो है गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इन सभी चीज़ों के घर बनाए जाते हैं। और जो दीवार होती है वो मोटी जो है मिट्टी की परत होती है जिससे कि वो घर काफ़ी ठंडा रहता है। अब देखिए, अभी हम बस्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब जब हम 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यही जो एनसीईआरटी ये बस्तियां संचार जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये संचार बस्तियां ये सबको हमको डिटेल में पढ़ना है 11वीं के पार्ट 2 में, और 12वीं के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। 12वीं के पार्ट 1 में जो है हम पढ़ेंगे विश्व स्तर पे, और जो 12वीं का पार्ट 2 है उसमें हम पढ़ेंगे अपने देश के स्तर पे। तो ये चीज़ें इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले छोटी कक्षाओं की पुस्तकों को पढ़िए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। यहाँ जैसे जिस तरीके से बताया गया है बस्तियों को या फिर संचार को, परिवहन को, इतने आसान तरीके से वहाँ उसको नहीं बताया गया, क्योंकि ये जो बुक है ये 7वीं क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई है, और वो जो बुक है 12वीं क्लास की वो 12वीं क्लास के बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसलिए कहा जाता है कि पहले छोटी क्लास की पुस्तकों को आप पढ़िए अगर आपको एसएसटी का मतलब सामान्य अध्ययन में आपको मजबूत होना है। तो अब यहाँ पे परिवहन के बारे में बताया जा रहा है। तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है जल मार्ग और चौथा है वायु मार्ग। सड़क मार्ग ये समतल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बनाए जाते हैं। देखिए, सड़क मार्ग के बारे में दिया गया है कि कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। यानी कि हमको कम दूरी तय करना है तो हम सड़कों का उपयोग करते हैं, यानी सड़क पे जो गाड़ियाँ चलती है उसका हम उपयोग करते हैं। दूसरा है सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। मैदानी भागों में घनी सड़कें बनाई जाती है। मरुस्थलीय वनों, ऊंचे पर्वतों में भी सड़कें बनती है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी कि सबवे कहते हैं। अब देखिए, मरुस्थलीय भागों में सड़कों का बनना उतना वो नहीं है, मतलब सुविधाजनक नहीं है, इसलिए वहाँ पे कम होते हैं। लेकिन समतल जो भाग है वहाँ पे सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं, और सड़कें कच्ची भी होती हैं और पक्की भी होती हैं। रेल मार्ग दूसरा है तीव्रता एवं कम खर्च में आवागमन, यानी कि तेज चलती है और खर्चा जो है आपका कम लगता है, किराया कम लगता है। बहुत दूर जाना हो तो भी आपका किराया कम लगेगा। एशिया में सबसे अधिक एवं सबसे बड़ा रेल मार्ग है। एशिया जो है महाद्वीप, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे अधिक रेल मार्ग यहीं पे है। अब देखिए, कुछ रेल मार्ग का नाम दिया गया है, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अब मान लीजिए ये रूस का मैप है यहाँ पे, तो ये हो गया रूस का पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा। और आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में रूस जो है सबसे बड़ा देश है। इसका 30% भाग जो है ये यूरोप में होता है, और ये पूरा 70% भाग जो है ये एशिया में होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग, यानी कि ये हुआ पश्चिम, यहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग, और पूरब में स्थित जो है व्लादिवोस्तोक, यहाँ है व्लादिवोस्तोक, और ये प्रशांत महासागर है।
ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है व्लादिवोस्तोक। यहाँ से यहाँ तक ये रेल मार्ग है, यानी कि एशिया से सीधे यूरोप तक ये रेल मार्ग है, इसलिए ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अब देखिए, अब हम जल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। जल मार्ग कैसे होते हैं। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार यानी कि एक है अंतर्देशीय और दूसरा है समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय का मतलब है जो देश आपस में व्यापार करते हैं, और एक होता है समुद्री मार्ग। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक जो झील है वहाँ पे है, और फिर अफ्रीका है, जैसे नील नदी है, वो भी एक अंतर्देशीय जल मार्ग है। और गंगा ब्रह्मपुत्र जो है नदी तंत्र में जो जल मार्ग है, ये भारत की है, और ये है उत्तरी अमेरिका की, यूएसए की ग्रेट लेक, और ये अफ्रीका की नील नदी जो है वहाँ पे है। कुछ महत्वपूर्ण समुद्री जल मार्ग हैं जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। देखिए, एशिया का हम देखते हैं, एशिया में सिंगापुर व मुंबई है। उत्तरी अमेरिका में देखते हैं न्यूयॉर्क और लॉस एंजिलस है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में देखते हैं रियो डी जेनेरियो है। अफ्रीका में डरबन व केप टाउन है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, और यूरोप में लंदन है। ये कुछ जो बड़े बड़े समुद्री जल मार्ग हैं उसके बारे में यहाँ पे दिए गए हैं, किस महाद्वीप में कौन से जल मार्ग हैं। चौथा है वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की अत्यधिक लागत के कारण महंगा साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। ये जो हैं कुछ बड़े बड़े जो हैं हवाई पत्तन यानी कि एयरपोर्ट हैं। यहाँ पे दिल्ली, मुंबई जो है भारत का है, न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका का है, लंदन जो है वो ब्रिटेन का है, और पेरिस जो है यहाँ पे पेरिस है, ये भी यूरोप का है, और फ्रैंकफर्ट है एवं काहिरा है। उसके बाद है संचार के साधन। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और मोबाइल। इन्हें जनसंपर्क भी कहते हैं। तो ये संचार के बारे में इतना ही दिया गया था। अब कुछ देखते हैं, क्या आप जानते हैं डू यू नो में बहुत अच्छा दिया होता है फैक्ट्स एनसीईआरटी में। तो सबसे पहला है ऋतु प्रवास। लोगों का मौसमी आवागमन, यानी कि किसी खास मौसम में लोगों का इधर से उधर प्रवास कर जाना, आना जाना जो है ऋतु प्रवास कहलाता है। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो चार जो हैं बड़े बड़े शहर को जोड़ते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसको याद रखिएगा, ये एक स्टेटमेंट में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मान लीजिए कि जैसे पांडिचेरी भी एक बड़ा शहर है, तो उसका नाम इसमें दे दिया गया। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो ये कुछ था फैक्ट्स जो एनसीईआरटी में दिया गया था डू यू नो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर यदि कोई आपका सुझाव हो वो भी बताइएगा। धन्यवाद।